हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो नवोदय विद्यालय की पीजीटी और टीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो कि नवोदय विद्यालय के जो इंटरव्यू होंगे और उन इंटरव्यू में जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो उनमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्सों की आवश्यकता होगी और उनमें क्या कमी के कारण आप रह सकते हैं और उन कमियों को कैसे सुधार ले पहले कि आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं आए। तो इस वीडियो में मैं उन सभी बातों पर चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और बीच में स्किप ना करें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे क्या है कि मेरे को भी दोस्तों थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो बनाता रहूं और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिससे अधिक से अधिक साथियों को लाभ मिले। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी और डॉक्यूमेंट्सों में किस प्रकार से सुधार कर ले कि अपन को वहाँ पर इंटरव्यू में जाने के बाद में आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। 2019 में आयोजित जो नवोदय विद्यालय की टीजीटी और पीजीटी की 3 बार एग्ज़ाम हुई थी, उन तीनों एग्ज़ाम में मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं था, फाइनल सिलेक्शन भी लिए हैं। तो मेरे एक पीजीटी के एग्ज़ाम में क्या दिक्कत आई थी इंटरव्यू के कॉल में, इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो मैं वो सब बातें आपके वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ आगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये लिस्ट है दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स की। और सबसे पहले तो आपके पास में जब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद में आपके पास में एक मेल आएगा और टेक्स्ट मैसेज भी आता है और मेल में आपको एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आपको आपका इंटरव्यू कॉल लेटर क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है। और डाउनलोड करके वो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसकी 2 कॉपी रखिएगा आप अपने पास में, क्योंकि वहाँ पर वो चेक करते हैं और कई बार गेट पर एक कॉपी जमा भी कर लेते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो 2 या 3 कॉपी अपने पास में ज़रूर रखें इंटरव्यू को लेटर की। एप्लीकेशन फ़ॉर्म, जब आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिलअप किया था तो उस टाइम आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म को सेव करके रख रखा होगा या प्रिंट निकाल के रख रखा होगा, तो वो आपके पास में प्रिंट होना ज़रूरी है। एडमिट कार्ड, इसमें वो एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है जिसके द्वारा आप एग्ज़ाम देकर आए थे और वहाँ पर एग्जामिनर ने आपके सीट नंबर अलॉट किए थे। इसी के साथ 10th और 12th की मार्कशीट्स, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब मैंने, जैसे आपने 3 ईयर कोर्स कर रखा है ग्रेजुएशन में, तो 3 साल की आपकी मार्कशीट होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें और ज़रूरत होगी मैं आगे डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इसी के साथ में अगर आप पीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, क्योंकि अगर आप सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ के आ रहे हैं तो वहाँ पर चारों, अगर 2 ईयर प्रोग्राम था तो 4 सेमेस्टर हो गए, तो चारों सेमेस्टर की मार्कशीट होना ज़रूरी है। अगर इंटीग्रेटेड कोर्स था एमएससी बीएड का तो 6 सेमेस्टर हो गए और 6 सेमेस्टरों की आपकी 6 मार्कशीट होना ज़रूरी है। इसी के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री, इसी के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, फिर आपका आ जाएगा बीएड की डिग्री और फिर सीटेट, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं। तो मैं इसमें अभी यही बता देता हूँ कि कौन से कास्ट सर्टिफिकेट आपके वैलिड होंगे। तो ये ध्यान रखें कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों और आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस, अगर आप किसी भी कैटेगरी से है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह चलेगा जिस टाइम पर आपका लास्ट डेट, जो एप्लीकेशन फिलअप करने का लास्ट डेट था उससे पहले का आपके कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर उसके बाद का कोई कास्ट सर्टिफिकेट आप लेके जाते हो तो वह आपका वैलिड नहीं होगा दोस्तों। तो एप्लीकेशन फॉर्म के फिलअप करने से पहले का आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसी के साथ में आपका जो मूल निवास है वो, ठीक है, वो होना ज़रूरी है। और इसी के साथ में आपके पास में कम से कम 2 फ़ोटो होनी चाहिए। तो ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए,
ये चीज़ें तो होना ज़रूरी है आपके। अब मैंने बीच में आपको बताया कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियों में दिक्कत आती है। तो वह डिग्रियों में दिक्कत कहाँ आती है? जैसे आपने 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया है, तो आपके 3 साल की यानी कि 3 ईयर्स की जो मार्कशीट है वो है होनी चाहिए, 1 2 3, तीनों तो ये होनी चाहिए। और तीनों में आपके 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, 3 सब्जेक्ट आपके चलने चाहिए कम से कम। और सब्जेक्ट के तीनों में कम से कम 50-50% आपके होने जरूरी है। और एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है। आपने ये सोच रहे हैं 50-50 क्या है, तो आपके 3 सब्जेक्ट चले हैं, तीनों सब्जेक्टों में आपके मिनिमम 50% मार्क्स तो होने जरूरी है। और एग्रीगेट मिनिमम 50% आपके होने जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन 4 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बीएड की डिग्री अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए, आप उसमें अपने जो सब्जेक्ट के जो पेपर हैं, जो सब्जेक्ट के पेपर हैं, उन सब्जेक्ट के पेपर और जो बीएड के जो पेपर चले हैं उनको अलग अलग कर लें एक बार के लिए। और उनका जो सब्जेक्ट के पेपर हैं उनके टोटल मार्क्स निकालें। और वह टोटल मार्क्स आपके, जैसे मान लो कि 1000 नंबर के तीनों सालों में सब्जेक्ट के मार्क्स के पेपर हुए हैं और उनमें से आपको मिले कि 700 नंबर मिले हैं, तो उनका परसेंटेज निकाल लो, 70% हो गया। इसी प्रकार बीएड के मान लो कि आपने 4 साल में बीएड के भी पढ़े, 1000 नंबर के सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, तो 1000 में से जैसे मान लो कि आपको मिले 600, तो आपके बीएड के हो गए 60%। ये अलग से पहले ही निकाल के रख ले, नहीं तो आपको वहाँ पर दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो अलग से परसेंटेज निकलवाएंगे वहाँ पर। और वहाँ पर आप जल्दबाजी में आपका ये होगा कि आप कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्या निकालें। तो अपने जो सब्जेक्ट के जो नंबर हैं उनको सेपरेट कर ले और बीएड के सब्जेक्ट के नंबरों को सेपरेट करके अलग अलग परसेंटेज निकाल के रख ले। ठीक है, तो वहाँ पर बताने में आसानी हो। इसी के साथ में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं और पीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपने इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ करवाती है वह कोर्स कर रखा है, बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में, तो वो 3 ईयर का होता है और 6 सेमेस्टर होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर की मार्कशीट होना जरूरी है। इसी के साथ में आप अलग से ये निकाल ले कि आपके जो सब्जेक्ट के नंबर कितने बन रहे हैं और बीएड के नंबर कितने बन रहे हैं। अगर आपका सीजीपीए सिस्टम है, तो सीजीपीए सिस्टम से आप किस प्रकार से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर निकाल लें कि आपने बीएड के इतने सब्जेक्ट पढ़े, वो इतने सीजीपीए के थे, इनके इतने ग्रेड पॉइंट के थे, और आपके सब्जेक्ट इतने ग्रेड पॉइंट के थे। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ किस प्रकार से निकालने होते हैं। जैसे देखो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, जिसमें मेरे को मिला है A+ ग्रेड। और मेरा ये 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट था, मतलब 40 नंबर का ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। 4 क्रेडिट मतलब 40 नंबर। A+ मिला है, मतलब मुझे अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि नंबर में कन्वर्ट करना है पहले तो नंबर में। तो A+ मतलब 9, यानी कि 10 में से मुझे 9 नंबर मिले, यूँ समझें आप। ये आप देख रहे हैं 10 में से 9 नंबर मिले। तो मेरा क्रेडिट कितना था 4 का, तो 9 को 4 से गुणा करूँगा तो कितना जाएगा 36। कितने में से, आउट ऑफ 40। आया समझ में? ये 4 का मतलब है 40 मार्क्स, और वहाँ 9 दे रखा है, मतलब मैं 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके मेरे नंबर निकालूंगा 36। मान लो ये मेरे पास में मेरे आ जाता है यहाँ पर बी, तो बी आ जाता है मेरा ग्रेड। तो बी देखो यहाँ पर मेरे क्या आ रहा है, बी पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 ग्रेड पॉइंट मिल रहे हैं। तो मैं 6 को 4 से गुणा करूँगा तो मेरे आ गए 24 नंबर, यानी कि 40 में से कितने हैं 24 नंबर। तो इस प्रकार से आप अपने ग्रेड पॉइंट के परसेंटेज नंबर निकाल सकते हो। फिर उन सब नंबरों को जोड़कर टोटल जो ग्रेड है आपके उनको ऐड करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसी प्रकार देखो, मेरे ये बीएड का है, ये बीएड में है मेरे B+1 में, लेकिन ये आपका क्रेडिट है 3 का, यानी कि 30 नंबर का ही है। तो मैं इस 3 को B+ देखो, B+ कहाँ गया,
ये कितने 7, तो मैं 3 को 7 से गुणा करूँगा तो कितने आ गए 21, और कितने में से 30 में से। आया समझ में? इस प्रकार से आपको अपने ग्रेड से आप अपने नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक एग्जांपल है। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग फॉर्मेट होता है। इसी प्रकार से इसमें आपको दे रखा है कि परसेंटेज को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। अगर आपका CGPA 7 से कम है तो आपका CGPA 9.5 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो आपका 9.5 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 7 या 7 से कम है तो 9 से मल्टीप्लाई होगा। मान लो किसी का 6.99% CGPA है तो वह आपका मल्टीपल होगा किसी 9 से, और अगर आपका 7.1 CGPA है तो आपका मल्टीपल होगा 9.5 से। तो इससे आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से परसेंटेज निकाले जाते हैं CGPA से। और हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग होता है। ये मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बताया है, इसका इस प्रकार से था। और आप ये भी देख सकते हैं कि CTET के बारे में इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन, कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि अपन बिना नोटिफिकेशन पढ़े ही बस ऐसे ही चलते रहते हैं कि पिछले ऐसे एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। हर बार कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आप देख सकते हैं 50% एग्रीगेट आपके परसेंटेज बननी चाहिए, CTET होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए बीएड की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दे रखा है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर दोस्तों सूचनाएं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।